जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है और आप भी बहुत परेशान चल रहे हैं कि जी मैं अब क्या करूं, मेरे को तो आर्बिट्रेशन का नोटिस आ चुका है, इसका मुझे क्या जवाब देना है, इससे मेरे को क्या क्या परेशानी हो सकती है, अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो चल जाएगा क्या, या फिर अगर मैं इसका जवाब देना है तो कैसे देना है और मुझे क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, और अगर आप इसका रिप्लाई नहीं लिखते हैं तो बैंक आपके साथ क्या कर सकता है, एनबीएफसी आपके साथ क्या कर सकती है। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको पूरा ए टू जेड चीजें बताने वाला हूं कि आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, इसमें आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हो सकती है और इससे बचने के लिए आपको क्या कुछ करना है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आर्बिट्रेशन के बारे में आप सब कुछ जान चुके होंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार, आप ही के इस चैनल लोन डिस्टोर में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, चाहे वो रिकवरी वालों से रिलेटेड हो, आपको कोई नोटिस आ चुका है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का डिमांड नोटिस, सरफेसी एक्ट या फिर कोई भी नोटिस हो, ठीक है, आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, आपको लोन सेटलमेंट से लेके कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप मैसेज करिए। हम आपकी ऑन कॉल हर एक परेशानी सुनेंगे और हर एक परेशानी का हल निकाल के आपको देंगे, हर एक चीज से आपको मुक्त करवा देंगे, हर एक प्रॉब्लम से। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें जानना होगा ये आर्बिट्रेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इन शॉर्ट मैं आप सबको बता देता हूं, ये जो आर्बिट्रेशन एंड काउंसलेशन एक्ट है 90, ठीक है, तो ये आखिर होता क्या है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर जब आपने लोन लिया था, ठीक है, तब आपने कई तरीके के दस्तावेज साइन करे थे। ठीक है, जैसे वो दस्तावेज आपने अगर ऑनलाइन करा होगा तो ओटीपी के माध्यम से करा होगा। ठीक है, अग्री अग्री पे दबाया होगा, अगर आपने वो फिजिकली करा है तो वहां पर आपने साइन वगैरह करे होंगे बहुत जगह पे। ठीक है, तो ये 10 पेपर पे साइन करवाते हैं, 10 जगह पे अग्री अग्री लिखवाते हैं, आई अग्री। ठीक है, तो आखिर ये होता गया आर्बिट्रेशन। तो दरअसल ये पहले के जमाने में जो अपना पंचायत बैठा करती थी ना गाँव में, आप लोगों को पता होगा, या फिर अगर नहीं जानते तो कई बार आपने सुना होगा, एक सुलह करवाने वाला आदमी होता है, जो दो लोगों में लड़ाई होती है तो उनमें सुलह करवाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त कुछ नहीं होता, ये आर्बिट्रेटर यही होता है। आर्बिट्रेटर नाम का ही वर्ड मतलब होता है एक सुलह करवाने वाला, जो दो बंदों में सुलह करवाएगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी तरीके का माध्यम हो, चाहे वो पैसों के माध्यम से हो, लड़ाई के माध्यम से, फिर कुछ भी हो। ठीक है, अब ये जब नोटिस आपको आता है ना, तो इसमें बहुत डराने वाली चीजें लिखी होती है। ठीक है, वहां पर लिखा रहेगा, जज के साइन हो रखे होते हैं। ठीक है, मेरे भाई आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, वो जो जज के साइन होते हैं वो जज के साइन नहीं होते, वो एक्स जज के साइन होते हैं। ठीक है, ये जो आर्बिट्रेटर है, ऐसी कोई भी नियुक्ति, कोई भी पद अभी तक सरकार ने नहीं निकाला है, लॉ में अभी ऐसा कोई भी पद नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्स जज या फिर जज, आर्बिट्रेटर नाम का इस पूरे इंडिया में कोई भी जज नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, जो ये आर्बिट्रेटर रखते हैं वो बैंक वाले रखते हैं। ठीक है, और कोई नहीं रखता, बैंक वाले रखेंगे, एनबीएफसी वाले रखेंगे। आपको आर्बिट्रेटर से क्या मतलब है, अगर मान लो आप एक बंदा रख भी लेते हो आर्बिट्रेटर के माध्यम से, मान लेते हैं आपने मुझे रख लिया आर्बिट्रेटर के माध्यम से, ठीक है, तो मेरे भाई मैं जब पक्ष सुनूंगा तो दोनों का सुनूंगा ना, आपके ही हक में वो फैसला दूंगा। ठीक है, अब ये आर्बिट्रेटर भला जो है, ये हमें क्या जाना चाहिए आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के अंदर। तो दोस्तों मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है लोगों का, जो हमारे क्लाइंट्स का है और भी लोगों का, ठीक है, आपको इस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहिए। मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि मेरे भाई आप तो उस आर्बिट्रेटर को सैलरी दे नहीं रहे हो। ठीक है, वो जो आर्बिट्रेटर है वो सरकार की तरफ से तो है नहीं, उसे कोई सरकारी पैसा नहीं मिल रहा है, वो तो एक्स जज या फिर एडवोकेट होगा, यही हो सकता है, और क्या होगा, है नहीं। तो उसे पैसा मिल कहां से रहा है, उसे पैसा मिल रहा है बैंकों के द्वारा, उसे पैसा मिल रहा है एनबीएफसी के द्वारा। ठीक है, जब वो एनबीएफसी और बैंक अपने पक्ष में उन्हें रख रही है, अपनी तरफ से पैसा दे रही है, जो भी दे रही हो, 10,000, 5,000, 1,00,000, 50,00,000, जो भी दे रही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें इतना पता, वो इतना अंदर जाना डीपली जरूरी नहीं है। ठीक है, जो भी पैसे दे रही हो, ठीक है, अब जब वो एनबीएफसी और बैंक उन्हें पैसा दे रही है तो वो किसके हक में फैसला सुनाएंगे, किसके हक में फैसला सुनाएंगे। आप तो उन्हें सैलरी दे नहीं रहे हो। मान लो आप बैंक को अगर बोल दोगे ना कि मैं अपना आर्बिट्रेटर लेके आऊंगा, मैं अपना आर्बिट्रेटर लेके आऊंगा, मैंने एक बंदा है हमारा दोस्त है, उसको रख लिया आर्बिट्रेटर, मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बैंक सीधा मना करेगा कि नहीं, हमें आपका आर्बिट्रेटर नहीं चाहिए। तो जब अब बैंक मना करेगा तो आप भी तो मना कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो, अब मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका रिप्लाई नहीं लिखवाते हो तो क्या होता है, अगर आप इसका ऑब्जेक्शन नहीं करते हो तो क्या होता है। मान लेते हैं आपको पहला नोटिस आएगा,
उसमें एक डेट दी गई होगी कि 22 तारीख फलाना, 22 तारीख को, 23 तारीख को हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रख रहे हैं, ठीक है। अब उस प्रक्रिया के अंदर उससे पहले पहले आपको, जैसे मान लो 23 तारीख को, तो 22 तारीख तक भी लास्ट डेट होगी, ठीक है। तब तक आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा, अपना ऑब्जेक्शन लेटर फाइल करना पड़ेगा। अगर आप वो ऑब्जेक्शन लेटर फाइल नहीं करते हो मेरे भाई, ठीक है, तो वो जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है वो लोग उन्हें वैध मानेंगे, ठीक है। वो चलने लगेगी, वो अपने आप ही वो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्शन लेटर दोगे तब तो उस पर ऑब्जेक्शन डल जाएगा, तब तो वो कैंसिल हो जाएगी। तब तो वो सेम डे जैसे उनके पास वो पहुंचेगा लेटर ईमेल से या फिर स्पीड पोस्ट से, वो सेम डे कैंसिल हो जाएगा, सेम डे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको इतनी सी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाया मेरे भाइयों, अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाया, ऑब्जेक्शन आप हमसे लिखवा सकते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे सीधा नोटिस भेज के हम सेम डे आपको ऑब्जेक्शन लिखवा के दे देंगे, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाया तो क्या होता है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिखवाया, उस सेम डे को प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक नोटिस आया था, फिर दोबारा एक नोटिस आएगा, तीसरे नोटिस में आपका अवार्ड पास हो जाएगा। अब ये आर्बिट्रेशन अवार्ड क्या बला का नाम है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा लोगों की दिक्कत होती है। ये बला क्या है, क्या परेशानी है, ये क्या होता है आर्बिट्रेशन अवार्ड। मान लेते हैं कि आप एक MNC कंपनी में काम करते हैं, आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, ठीक है। तो अगर ये अवार्ड पास हो गया तो पहली बात तो आपकी 50 से लेकर 60% तक सैलरी कट जाएगी। मतलब आपकी जो सैलरी थी 50,000 रुपए, वो 25 से लेकर 20,000 रुपए रह जाएगी, ठीक है। बाकी वो जो बैंक या फिर NBFC होगा वो काट के ले लेगा वैसे, ठीक है। सेकंड चीज, आपके जितने भी मूवेबल एसेट होंगे, जितने भी मूवेबल एसेट होंगे, इनमूवेबल नहीं, मतलब आपका घर दुकान मकान नहीं मेरे भाई, ठीक है। आपका जो सोफा टीवी फ्रिज बाइक कार भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है, ये भी मूवेबल एसेट में गिने जाते हैं। बाइक कार सोफा टीवी फ्रिज, ठीक है, ये सब नीलाम हो सकती हैं, ये सब नीलाम हो सकती हैं। बाकायदा जो सिविल कोर्ट है वहां से आपके लिए एक बंदा नियुक्त होगा, ये सब गिना जाएगा, वहां पर जाके आपकी जो संपत्ति या मोबाइल एसेट्स वो गिने जाएंगे और इन्हें नीलाम का ऑर्डर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, यही इकलौता चीज है बैंक के पक्ष में जो फैसला देता है, ठीक है। वरना अगर सेक्शन 25 को भी हम इतना मान के चले तो उसमें भी बेल मिल जाती है, उसमें भी इतनी कोई खास परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आपको बहुत बड़े परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब इससे बचे कैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, इससे बचे कैसे मैं भी आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे ही आपको ये नोटिस आता है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 22 तारीख को मान लेते हैं डेट है, ठीक है। तो आपको ये नोटिस रिसीव हुआ है 15 को, 17 को, 18 को, कभी भी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका ऑब्जेक्शन लिखना है, जिस ऑब्जेक्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, कि मुझे आप पे इतना भरोसा नहीं है, आपने जो प्रोसीडिंग कर रहे हैं वो आर्बिट्रेटर ने कितनी प्रोसीडिंग करी है, कितनी प्रोसीडिंग सामने वाले के पक्ष में थी, कितने इनके पक्ष में थी, ठीक है। ये सब चीजें एग्रीमेंट वगैरह मांग सकते हैं आप। अगर आप पे ये सब चीजें नहीं लिखी है, कोई भी परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट नोटिस डाल के मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वो नोटिस का रिप्लाई बना के दे देंगे। वो जो प्रोसीडिंग होगी वो सेम डे कैंसिल हो जाएगी, सेम डे कैंसिल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर मान लो हम जो रिप्लाई लिख के देते हैं उनसे अगर उन्हें उसका ऑब्जेक्शन लिखना होगा ना, तो मेरे भाई उन्हें जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, ठीक है, जो कि कोई भी बैंक नहीं जाने वाला। इसलिए आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो सेम डे ही कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो ये लोग फोन पे डराते रहते हैं ना कि आपकी संपत्ति नीलाम करवा देंगे, आपका ये कर देंगे, आपका वो कर देंगे, आपका जो बर्तन भाड़े वो बिकवा देंगे, मेरे भाई अगर आप नहीं करोगे तो सही में बिक सकता है, ये सच्चाई है, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं ना, जब बीमारी आती है तो उसका इलाज करवा लेना चाहिए। मान लो आपको बुखार आया, आपने दवाई ली बुखार की, वैसे जब आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो आपने आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई लिखा, खत्म कहानी। अब अगर आपको बुखार आया है, आप पहले नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, चलो चल जाता है कोई बात नहीं, दूसरे नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो मेरे भाई वो डेंगू में बदल जाएगा, आपकी जान पे भी बन सकती है, समझ रहे हो वो बुखार। तो इसलिए आर्बिट्रेशन भी कुछ ऐसा ही है, इसका पहले रिप्लाई लिखवा लेना चाहिए और उसके बाद फिर आदमी को टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार आपने आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लिखवा दिया, उसके बाद आपको इतनी सी भी परेशानी नहीं होने वाली है, आप टेंशन फ्री होकर रह सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका कोई भी चीज नीलाम नहीं होगी, आपकी आधी सैलरी नहीं कटेगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और सैलरी से ये मत सोचिएगा मेरे भाई कि मैं तो कंपनी में काम करता हूँ, इन्हें पता कैसे चलेगा, क्या दिक्कत होगी, अकाउंट चेंज कर लिया, नहीं। अगर आपका PF और SI कटता है तो आपका सैलरी आधे से ज्यादा कट सकती है, 50% से लेकर 60% तक कट सकती है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको और कोई भी परेशानी है, अगर आपको इसी का नोटिस का रिप्लाई लिखवाना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है,
आप वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, वहां पर नोटिस डाल सकते हैं, हमारी एक फीस होती है वो पे करके आप सीधे रिप्लाई लिखवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम डे आपका नोटिस कैंसिल हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि इस नोटिस के रिप्लाई से रिकवरी एजेंट आपको बहुत ज्यादा डराते हैं कि सर नहीं, आपको पैसे देने पड़ेंगे 7 दिन के अंदर, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपका ये नीलाम कर देंगे, हम खुद आके आपकी चीजें उठा के ले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो बैंक वाले खुद नहीं आ सकते, ठीक है। अगर ये चीज होगी, आपने रिप्लाई नहीं भी लिखवाया होगा, ऑर्डर भी पास हो गया होगा कोर्ट से, तो भी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर कोर्ट में पता पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, वहां से नीलामी की प्रोसीडिंग वो होगी, ठीक है। और आप चाहें तो वहां पर भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, लेकिन उतना आगे जाने पे आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। आपकी परेशानी लमसम नहीं तो 100% बढ़ जाएगी। डेली कोर्ट के चक्कर तो कोई लगा नहीं सकता, इसलिए ऑब्जेक्शन लिखवाना सबसे बेटर चीज है। ये लिखवाने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरा नंबर है, यहाँ पर वो आप डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, नोटिस। हम सेम डे आपको रिप्लाई बना के दे देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है, चाहे वो रिकवरी से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, या कि कोई प्रकार का नोटिस आ रहा है, चाहे आर्बिट्रेशन या फिर कोई भी नोटिस है, यहाँ पर व्हाट्सएप पे मेरा नंबर आ रहा है, इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपकी हर एक परेशानी दूर करवा देंगे, हम आपको हर एक चीज से मुक्त करवा देंगे। जय हिंद दोस्तों।